यूपी की धरती क्यों उगलती है सोना? यूपी में गंगा के बहने का क्या है राज? यहीं पर क्यों जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम? भगवान शिव को क्यों भाया यूपी का काशी? यूपी में ही क्यों हुआ बुद्ध का महापरिनिर्वाण? दोस्तों, क्या आपने भी कभी ना कभी इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की है? क्या आपके जहन में भी ये सवाल कौंधा है कि आखिर क्यों हिंदुस्तान की धरती से ही देवी देवताओं का जुड़ाव रहा? क्या आपने कभी सोचा कि क्यों आखिर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस या फिर फिलीपींस में देवी देवताओं ने जन्म क्यों नहीं लिया? क्या आपने कभी सोचा कि आखिर क्यों भारतीय पशु पक्षियों को ही देवी देवताओं ने अपना वाहन बनाया? क्या आपने कभी इस फैक्ट पर फोकस किया कि हिंदुस्तान में भी उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज्यादा मैथोलॉजिकल स्टोरीज क्यों हैं? क्यों यूपी ही रहा है देवी देवताओं की भी पहली पसंद? आखिर क्या है उत्तर प्रदेश की धरती में ऐसा जो इंसान तो इंसान, भगवान को भी यहां आकर्षित करता रहा है? दोस्तों, वैसे तो यह विषय बेहद विस्तृत है, जिसकी व्याख्या करना इतने कम वक्त में मुमकिन है नहीं, लेकिन सिर्फ आपके लिए हमारी टीम ने इन सभी टॉपिक्स पर महीनों तक रिसर्च किया है, जिसके बाद आपके लिए इन सभी सवालों का जवाब हम तलाश कर लाए हैं। इन सवालों के जवाब जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जो तथ्य हमारी रिसर्च टीम ने खोजे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। तो आइए उत्तर प्रदेश से जुड़ी हमारी इस स्पेशल रिसर्च रिपोर्ट में चलिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर क्यों खास है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, यूपी से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जो वैसे तो बेहद साधारण दिखते हैं, लेकिन जब उन्हें आप गहराई से परखें तो वो बेहद असाधारण बन जाते हैं। मसलन अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण, काशी में भगवान भोलेनाथ का बसना, कुशीनगर में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण, यूपी में गंगा मैया का सबसे ज्यादा लंबे रास्ते से होकर गुजरना, यूपी की आबादी का दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले 3 देशों यानी चीन, भारत और अमेरिका के बाद चौथे नंबर पर आना, यहाँ के गंगा मैदानों को दुनिया के सबसे ज्यादा उपजाऊ होने का वरदान मिलना, गंगा या इनकी सहायक नदियों के किनारे पैदा हुई महाविभूतियों जैसे गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीर, रसखान, तानसेन की गुरु हरिदास, भारतीय राजनीति के मनीषी कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, आयरन लेडी इंदिरा गांधी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन और ना जाने कितने ही ऐसे नाम हैं जिन्हें अगर गिनना शुरू कर दें तो गिनती भी कम पड़ जाए। यूपी की ये विभूतियां दुनिया के पटल पर धूमकेतु बनकर चमकी और विश्व को अपने आभा मंडल से चकाचौंध कर दिया। यूपी और यहाँ के लोगों की धमक सिर्फ धर्म, आध्यात्म या फिर सियासत तक ही नहीं मौजूद है। यूपी जिस भी क्षेत्र में चमका दुनिया को चकाचौंध कर गया। कोरोना काल की शुरुआत के दौरान साल 2020 में नवंबर में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट भी यूपी के इसी दबदबे को दर्शाती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर के टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की थी, जिसमें अकेले लखनऊ के 25 डॉक्टर, वैज्ञानिक और प्रोफेसर शामिल हैं। ये सब उनके रिसर्च पेपर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन के आधार पर चुने गए थे। लिस्ट में पीजीआई के 4 और केजीएमयू के 3 डॉक्टर्स को भी शामिल किया गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी 3 प्रोफेसर, सीडीआरआई के 6 और आईआईटीआर के 4 वैज्ञानिक भी दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में शुमार है। यानी कहा जाए तो यूपी की मिट्टी, यहाँ की आबो हवा और यहाँ की तासीर में कोई ना कोई ऐसा जादू छिपा है जो यूपी को, यूपी के लोगों को और यहाँ के मेधा को बेहद खास बनाता है। साल 2018 में गोंडा के छोटे से मकान में रहने वाली अनुराधा गुप्ता ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में भौतिक वैज्ञानिक बनकर दुनिया को फिर दिखा दिया कि यूपी में दम है। दोस्तों, ये तो रही वो टेस्टिमोनीज जो यूपी को वेरी स्पेशल साबित करती है। अब आपको बता देते हैं कि आखिर यूपी वेरी स्पेशल आखिर क्यों है, लेकिन ये जानने से पहले आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। वक्त 1890 का दशक। वाकया हैजे के चपेट में हिंदुस्तानी। घटना गंगा में हैजे से मरे लोगों की लाशें फेंका जाना। आज से 125 साल से ज्यादा पुराने उस दौर में हैजा महामारी के तौर पर गिना जाता था। हैजे का मतलब पूरी की पूरी आबादी का सफाया। इसी के दौर में जब हैजे से मरने वाले लोगों की लाशें गंगा नदी में फेंकी जा रही थीं, कई वैज्ञानिकों को लगा कि अब इसके आसपास बसे लोगों का जिंदा बचना मुश्किल होगा। अब हैजा गंगा के रास्ते पूरे हिंदुस्तान को शमशान बना देगा। इसी दौर में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक
अर्नेस्ट हैंकिन गंगा के पानी पर रिसर्च कर रहे थे। हैंकिन को लगा कि अब गंगा के पानी से फैला हैजा मौतों की तादाद बढ़ा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हैंकिन हैरान इसलिए थे क्योंकि इससे पहले उन्होंने देखा था कि यूरोप में गंदा पानी पीने की वजह से दूसरे लोग भी बीमार पड़ जाते थे, मगर गंगा का वो पानी पीने वाले लोग भले चंगे थे। जिस पानी में हैजे से मरने वाले लोगों को बड़ी संख्या में फेंका जा रहा था। गंगा के पानी के जादुई असर ने उनकी बुद्धि चकरा दी थी। हैंकिन ने गंगा जल के इसी जादू को तलाशने की कोशिश करीब 2 दशक तक की। हैंकिन के इस रिसर्च को 20 साल बाद एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने आगे बढ़ाया। इस वैज्ञानिक ने जब और रिसर्च की तो पता चला कि गंगा के पानी में पाए जाने वाले वायरस कॉलरा फैलाने वाले बैक्टीरिया में घुसकर उन्हें नष्ट कर रहे थे। ये वायरस ही गंगा के पानी की शुद्धता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। इन्हीं की वजह से नहाने वालों के बीच हैजा नहीं फैल रहा था। यानी बैक्टीरिया पर असर करने वाले ये वायरस इंसान के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते थे। आज के रिसर्चर इन्हें निंजा वायरस कहते हैं, यानी वो वायरस जो बैक्टीरिया को मार डालते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च ये भी बताते हैं कि गंगा में अपनी याददाश्त भी होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, गंगा के पानी की अपनी याददाश्त भी होती है, यानी कि वो अपने भीतर स्मृतियां सुरक्षित रख सकता है। अच्छा बुरा, विभत्स, शांत या उत्साही, कैसी भी स्मृतियां हो, गंगा जल इन्हें अपने भीतर समेटते रहता है। इस तथ्य को पहली बार एक फ्रेंच इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर जेकेस बेनविस्ते ने 1988 में दुनिया के सामने रखा था। बाद में जापान के डॉक्टर इमोतो और अन्य बहुत से वैज्ञानिकों ने इस खोज को बेहद गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ाया और कुछ ज्यादा रोचक और अहम जानकारियां दुनिया से साझा की। ऐसे बहुत से प्रयोग किए गए जो डॉक्टर बेनविस्ते की परिकल्पना यानी पानी की याददाश्त को प्रमाणित करते हैं। इसमें कहा गया कि जब भी पानी किसी भी वस्तु के स्पर्श में आता है तो पानी उस वस्तु से संबंधित जानकारी अपने में समेट लेता है और उसे स्टोर भी कर लेता है। पानी का यह गुण गंगा जल के मामले में वैज्ञानिकों को और भी हैरान करता था, क्योंकि गंगा जल के बारे में पानी का यह गुण और ज्यादा मुखर था। गंगा जल इंटेंशन या फिर इरादों या यूं कहिए कि विचारों को भी समझता है और फिर अपने आप में इंटेंशन के हिसाब से बदलाव भी लाता है। यह पाया गया कि अगर गंगा जल को किसी भी तरह के इंटेंशन दिए जाएं तो इसके क्रिस्टल्स की भौतिक संरचना में बदलाव आते हैं। जी हाँ, वो भी सिर्फ सोचने भर से। और ये बदलाव अलग अलग प्रकार के इंटेंशंस के लिए बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये तो रही गंगा जल की बात, जिसके चमत्कारों पर से और ज्यादा पर्दा वीडियो के अगले हिस्से में उठेगा ही। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं पानी का इंसानी कनेक्शन। इंसान के जन्म से पहले तक जब बच्चा गर्भाशय में होता है तो उसके शरीर का 99% हिस्सा पानी ही होता है। जब हम पैदा होते हैं तब तक हमारे शरीर में पानी की प्रतिशत मात्रा 99 से घटकर 90 तक पहुंच जाती है। औसत वयस्क मनुष्य के शरीर में 70% हिस्सा पानी का ही होता है। शरीर में पानी का घटता स्तर जीवन स्तर और उम्र पर भी असर डालता है। समय के साथ शरीर से पानी घटता रहता है, जो 50% से नीचे आने पर जानलेवा होने लगता है। दोस्तों, अब तो आप कुछ समझ ही गए होंगे कि हमारे शरीर से पानी का गहरा संबंध है। और अगर बात गंगा जल की हो तो ये और भी खास हो जाता है, क्योंकि गंगा जल पानी से कहीं ज्यादा ऊपर, पानी से कहीं ज्यादा चमत्कारी, पानी से कहीं ज्यादा निर्मल माना जाता है। और यूपी की बड़ी आबादी इसी गंगा जल के संपर्क में रहती है। यूपी का बड़ा भूभाग किसी न किसी तरह इसी गंगा जल से सिंचित होता है। यूपी की मेधा में कहीं न कहीं इसी गंगा जल की प्रतिकृति दिखाई देती है। यही वजह है कि यूपी की आबादी दुनिया में हटके होती है। यही वजह है कि देवों ने भी गंगा और इसके आसपास के क्षेत्रों को अपने निवास के लिए चुना। यूपी की मिट्टी का यही जादू है कि भगवान भोलेनाथ काशी में आकर बस गए। अयोध्या में स्वयं भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। नेपाल में जन्मे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त करके भगवान गौतम बुद्ध हो गए। यूपी की इसी मिट्टी का करिश्मा है कि श्री हरि मथुरा के एक जेल में एक ग्वाले के रूप में प्रकट हुए और विश्व को भगवान श्री कृष्ण के रूप में गीता का ज्ञान दिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी किसी न किसी रूप में गंगा जल के संपर्क में रहती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में। गंगा जल से बने बादल यूपी के पूरे तराई इलाके पर गंगा जल बरसाते हैं। उत्तराखंड में गंगोत्री से निकली गंगा ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए यूपी में दाखिल होती है। बदायूं, अमरोहा, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, फतेहपुर, वाराणसी समेत 27 जिलों को अपनी गोद में पालतू ही बंगाल निकल जाती है। इस दौरान गंगा अपने साथ लाई बेहद उपजाऊ मिट्टी भी यूपी की धरती को सौगात के रूप में देती है। दोस्तों,
गंगा नदी यूपी में प्रवेश करने से पहले गंगोत्री से निकलते वक्त देवभूमि से होकर गुजरती है। देवभूमि का अध्यात्म, वहां की आबो हवा की तासीर को भी गंगा अपने साथ उत्तर प्रदेश लेकर आती है। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह तो कई नदियां हैं हिमालय से निकलकर कई राज्यों और देशों से होकर गुजरती हैं, तो फिर उन जगहों के लोग यूपी के लोगों जैसे क्यों नहीं होते? इसका कारण है गंगा जल की वो प्रकृति जिसका खुलासा जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मासारू इमोटो ने अपने रिसर्च में किया था। उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा गंगा जल और उस पर पड़ने वाले इंटेंशन के प्रभावों को जानने में बिता दिया था। डॉक्टर इमोटो का काम बेहद महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग है। उन्होंने अपने शोध में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें उन्होंने गंगा जल के कई सैंपल्स पर अलग अलग तरह के इंटेंशंस या विचारों को डाला। ये विचार या तो कोई नकारात्मक विचार थे या सकारात्मक विचार, या विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं, या तरह तरह के वैश्विक नेताओं की तस्वीरें और अलग अलग धर्मों से जुड़े विशेष विचार। इस रिसर्च के परिणाम बेहद अचंभित कर देने वाले थे। उन्होंने पाया कि वो विचार या वो इंटेंशन जो सुंदरता, शांति, प्यार या खुशी वगैरह देने वाली भावना से परिपूर्ण थे। उन विचारों ने गंगा जल के क्रिस्टल्स की संरचना को बेहद खूबसूरत, आकर्षक और एस्थेटिक संरचना में बदल दिया था। मगर वो विचार, इंटेंशंस जो नफरत, गुस्से, जलन इत्यादि वाली भावना से भरे थे, उन विचारों ने उसी गंगा जल के क्रिस्टल्स की संरचना को बहुत ही भद्दा और अस्त व्यस्त संरचना में बदल दिया था। जर्मनी के एरोस्पेस यूनिवर्सिटी ने इस रिसर्च में एक और रोचक खोज शामिल कर दी। ये बात है गंगा जल की याददाश्त यानी मेमोरी से जुड़ी। विश्वविद्यालय की खोज में साबित हुआ कि गंगा जल न सिर्फ विचारों से प्रभावित होता है बल्कि यह आसपास की जानकारी भी एकत्रित करता है। इस बात को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने गंगा जल की अलग अलग सैंपल्स में विभिन्न प्रकार के फूलों को डुबाया और फिर पानी की भौतिक संरचना को जांचा और पाया गया कि पानी की संरचना बिल्कुल फूलों की आकृति से मिलती जुलती हो जाती है। यहाँ तक कि इस नई संरचना को देखकर यह साफ साफ बताया जा सकता है कि इस पानी में कौन सा फूल डुबोया गया था। दोस्तों, जर्मन वैज्ञानिकों ने इस खोज के लिए भारतीय हिंदू रीति रिवाजों को अपना आधार बनाया। आपने भी अपने घर में पूजा पाठ के दौरान इस बात को गौर किया होगा कि आचमन के वक्त या फिर देवों को गंगा जल से स्नान कराते वक्त गंगा जल को पात्र में रखने के बाद उसमें फूल डाले जाते हैं। फिर उन्हीं फूलों से ही देवों को स्नान के लिए गंगा जल अर्पण किया जाता है। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट ने अपने दायरे के मामले में तो सारी हदों को ही पार कर दिया और ये एक्सपेरिमेंट डबल ब्लाइंड टेस्ट के नाम से विख्यात हुआ। वैज्ञानिक डॉक्टर डीन रेडियन और जापान के स्कॉलर डॉक्टर इमोटो ने डॉक्टर गेल हाइसन और डॉक्टर तकाशी किजू के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए टोक्यो के 2000 लोगों को कैलिफोर्निया में बने के विशेष इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से बंद किए कमरे में रखे हुए गंगा जल के सैंपल्स पर अपना ध्यान केंद्रित करने को कहा, जिसमें उन्हें तरह तरह की भावनाओं वाले विचारों को सोचने के लिए कहा गया। यह एक्सपेरिमेंट लगातार 3 दिन तक चला। बाद में बंद कमरे में रखे गए पानी की बूंदों की एक बहुत ही एक्सपर्ट टेक्नीशियंस की टीम ने तस्वीरें खींची। इस सारी तस्वीरों को 2500 विभिन्न जजों को उनकी स्वतंत्र जांच के लिए भेजा गया। फिर सारे जजों के निर्णय का विश्लेषण किया गया। जो तथ्य निकल कर आया वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि गंगा जल लोगों की सोच को समझता है और सोच के हिसाब से अपनी संरचना बदलता है। रिसर्च में यह भी पाया गया कि अच्छे और सकारात्मक विचार पानी की संरचना को सुंदर और आकर्षक बनाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार पानी में गंदी और बेरुखी संरचना को बनाते हैं। इससे भी हैरान करने वाली बात यह कि विचारों ने किसी तरह की दूरी या समय के बंधन से परे अपना असर दिखाया। ऐसी बातें तो सिर्फ हम कहानियों में ही सुना करते थे। दोस्तों, आपने भी कई मैथोलॉजिकल सीरियल्स में जरूर देखा होगा कि ऋषि मुनि किसी को वरदान या शाप देने के लिए अपने कमंडल से जल निकालकर उस पर छिड़कते थे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि ये ऋषि मुनि वहीं किसी नल से या तालाब से पानी लेने के बजाय अपने कमंडल में लिए जल का इस्तेमाल क्यों करते थे? हो सकता है कि हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी उन बातों को वैज्ञानिक न समझ पाए हो, जबकि डॉक्टर इमोटो के स्टडी गंगा जल के इसी नेचर को प्रूव करती है। इन सभी एक्सपेरिमेंट से एक बात तो साफ हो चुकी थी कि गंगा जल इरादों या इंटेंशंस या विचारों के हिसाब से अपने में परिवर्तन लाता है। इससे यह भी साबित हो जाता है कि गंगा जल चेतना को समझता है और उसके प्रति संवेदनशील भी है। अगर ये बात सही है तो फिर उत्तर प्रदेश से गुजरती गंगा और इसके संपर्क में आने वाली हर चीज पर इसका असर दिखाई देना लाजमी ही है। यही वजह है कि देवभूमि से आने वाली गंगा के साथ आने वाली सकारात्मक ऊर्जा यूपी के लोगों को अति उत्साही, ऊर्जावान, मेधावी और जीवट बनाती है, जो जिस क्षेत्र में होते हैं उसमें अपना झंडा गाड़ देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह बात कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकती,
मगर पब्लिक डोमेन इस तरह की जानकारी से लबालब भरा पड़ा है कि लोग अपने आप ही इस तरह के विचारों की ताकत को सत्यापित करने वाले एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। लोग जान रहे हैं कि आपके विचारों में कोई तो ऐसी विशेष बात है कि वो ब्रह्मांड के साथ तारतम्य बनाकर परिस्थिति अपने मुताबिक बनाने की कुव्वत रखती है। इसे ही पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव अफर्मेशन भी कहा जाता है, क्योंकि विचार समय और दूरी के बंधन से भी परे हैं और हमारे आपके विचार गंगाजल में अनंत समय तक स्टोर रह सकते हैं। क्वांटम साइंस ने पहले ही इस ओर इशारा कर दिया है। इतना ही नहीं, गंगाजल की इसी विशेषता को दुनिया में मौजूद हर ग्रंथ भी अपने अपने हिसाब से वैलिडेट करता है। कहीं इसे अबे जमजम कहा जाता है तो कहीं इसे होली वाटर कहा जाता है। दुनिया के महानतम लोगों के जीवन को देखें तो लगता है कि वो पहले ही इस रहस्य को जानते थे और अपनाते थे और इसी के बदौलत दुनिया का दिल जीत पाए और सफल भी हुए। दोस्तों, हमारी ये रिसर्च आपको कैसी लगी? यूपी की मिट्टी में छुपे रहस्य को क्या आप पहले से ही जानते थे? अगर इस बारे में आपकी कोई भी राय या प्रतिक्रिया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।